अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सदाम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस स्पोर्ट 786। तो नज़ीन, आज के सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक ये होगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से चौथा T20 मैच क्यों हारा है, इसके पीछे 3 ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि जिनको पाकिस्तान को एनालाइज करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यानी कि नाकाम रहा उसको एनालाइज करने में। उसके अलावा दूसरा टॉपिक ये होगा कि आकिब जावेद ने इस हार का मलबा कौन से प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया है। और तीसरा टॉपिक ये होगा कि अब सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम हमें भी 30 बॉलों पर 50 रन मंजूर हैं। एटलीस्ट इतनी बड़ी बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए कि आप 220 रन के जवाब में सिर्फ 100 ही रन कर सकें। कमो पेश अगर बाबर रिजवान वाली ये टीम होती तो 180 190 तक तो हम जाते। कमो पेश हमारी नाक शर्त हो रहती। और अब कहा यह जा रहा है कि बाबर और नसीम शाह की जो T20 में फिल फॉरन बांग्लादेश के खिलाफ कम बैक होने जा रहा है, इसके अंदर कितनी सी हकीकत है। और उसके अलावा साइम अयूब और फ़खर जमान जो है वो फिट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर और वो भी अब वापस आने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है, तो किस तरह से एक टीम तश्कील दी जा सकती है, ये सब कुछ आपके सामने इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बात बताते चलें कि वो 3 ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। सबसे पहली गलती ये कि इस ग्राउंड के स्टेट्स मुझे पता हैं, आपको पता हैं, लेकिन हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसको कुछ नहीं पता। रात को मैंने वीडियो जो 2 दिन पहले अपलोड किया था कि ये ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ के ऊपर अगर आप टॉस जीत जाएं तो गनीमत जाने पहले बैटिंग करें, क्योंकि ये ग्राउंड टोटल 14 मैचेस को होस्ट कर चुका है, T20 मैचेस को यहाँ, यानी कि इंटरनेशनल मैचेस सिर्फ 14 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं और 10 मैचेस वो टीम जीती हैं जो पहले बैटिंग की है जिन्होंने। और अब इस मैच में भी वही हुआ कि पहले बैटिंग न्यूजीलैंड ने की और न्यूजीलैंड जीती। क्यों? क्योंकि पिच बाद में स्लो हो जाता है और वहाँ पे बाउंस भी मिलता है और उसके साथ साथ स्विंग भी होता है बॉल। तो इस वजह से पहली जब पिच नहीं होती है तो उसमें बॉल स्विंग भी नहीं होता, सीधा बॉल आता है और खेलने में आसानी होती है। यानी कि आप पहली इनिंग में ये पिच बैटिंग की तरह बिहेव करती है और दूसरी इनिंग में बॉलिंग की तरह बिहेव करती है। और 14 मैचेस में से 10 मैच अगर पहले खेलकर जीते हुए थे तो पाकिस्तान सलमान अली आगा से कोई ये पूछे कि जब तुम टॉस जीत चुके थे तो ये चीज़ें तुम्हारी नज़र में नहीं थी क्या? मैनेजमेंट ने तुम्हें ये नहीं समझाया था कि अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करनी है ताकि आप फियरलेस होकर खेलें? वो बात भी नहीं हुई। यहाँ से देखें पहली गलती कितनी बड़ी गलती है ये। और दूसरी गलती सलमान अली आगा की ये थी कि सलमान अली आगा ने जो इब्रार अहमद को और शादाब खान को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग दी और उनकी वो ठुकाई की न्यूजीलैंड के बैटर्स ने कि वो इतना बड़ा टारगेट अचीव करने में कामयाब रहे। उसके अलावा तीसरी गलती ये थी कि सलमान अली आगा को चाहिए था कि जो ओपनर थे उनको ये समझा कर ये गाइड कर भेजना था कि आपने पहले सिचुएशंस और कंडीशंस को समझना है और उसके बाद हिटिंग करनी है आपने। वो आते हैं जी, इधर हिटिंग की, उधर हिटिंग की, इधर कैच दिया, उधर कैच दिया। और पतझड़ के मौसम में जैसे दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, ऐसे आज इन्होंने अपनी विकेट्स गिरा के और वो गुब्बारा जिसमें हवा भरी थी तीसरे मैच के अंदर वो सारा का सारा फुस कर दिया। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर ये बात करेंगे, हमने आपको पहले बताया था कि आकिब जावेद ने इस हार के ऊपर इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं दी, बल्कि ये कहा यह जा रहा है, जो इंटरनल सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि आकिब जावेद मोहम्मद हारिस से और सलमान अली आगा से और उसके साथ साथ जी से जो हमारे अब्दुल समद हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और उसके साथ साथ शाहीन अफरीदी से भी नाराज़ हैं कि आपने अच्छा उस तरह का जो है वो परफॉर्म नहीं किया, आपसे उम्मीद की जा रही थी जिस तरह से आपके ऊपर उम्मीदें थी। तो ये वो 4-5 प्लेयर हैं जिनके ऊपर जो है वो आकिब जावेद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हैं। और उसके अलावा अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो जो ही ये मैच चल रहा था तो सोशल मीडिया के ऊपर एक वो क्या कहते हैं जंग छिड़ी हुई थी कि यार कौन कौन लोग बाबर आजम को मिस कर रहे हैं। तो बाबर आजम, आई थिंक मेरा ये मानना है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, अगर 30 बॉल पे एक बंदा 50 करता है, 30 बॉल पर दूसरा बंदा 50 करता है, तो मुझे ये बताएं कि हम यानी कि 60 बॉल्स के अंदर यानी कि 10 ओवर्स के अंदर हम 100 स्कोर कर सकते हैं, जब यही एवरेज चाहिए थी यहाँ पे भी। अब आप मुझे ये बताएं, अगर हमारी वो वाली टीम होती जिसमें सीनियर लोग थे तो कमोपेश हम 220 के बदले में 100 रन पर तो ना आउट होते। कमोपेश हम 20 ओवर तो खेलते, हम 180 190 तक तो जाते। तो जितना आपने तीसरे मैच के अंदर रिकॉर्ड के अंबार लगाए, इतने आपने बैड रिकॉर्ड के अंबार लगाकर उस रेपो को ख़त्म कर दिया। अब आप मेरी बात सुने जी, लास्ट चीज़ ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों का एक साथ कम बैक तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबर आजम का कम बैक टीम के अंदर लाजमन होगा और उसके साथ साइम अयूब और फ़खर जमान का भी जो है वो कम बैक होने जा रहा है। और
ये जो यानी कि बंदे रखे गए हैं इनको छोटी सीरीज़ के खिलाफ इसी तरह से इस टीम को ट्राई करना चाहिए और किया भी जाएगा। जब ये प्रॉपर एक इनकी शॉर्ट सिलेक्शन से इनका पता चला कि ये भाई वाकई बड़े प्लेयर बन चुके हैं, तो तब इनको जो है वो टीम में 1-2 करके मौका दिया जाएगा, बैकअप के तौर को तैयार किया जाएगा। अब ये जो प्लान है पीसीबी का वो मैंने आपको बता दिया है कि ये प्लान होने जा रहा है। आपसे आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली आपने जवाब देना है कि क्या आपको बाबर आजम वाली टीम चाहिए कि जो यानी कि 10 में से 6 या 5 मैच जीतने वाली थी, बल्कि जो रेशो है उसकी 63% थी उसके दौर में। क्या आप ये चाहते हैं कि 10 मैच में से 6 मैच जीते जाएं, वो टीम आपको मंजूर है, या फिर ये बोगस टीम आपको मौजूद है कि ये आपको मंजूर है कि जो 10 मैच खेले और उसमें से 2 या 1 जीते? तो कमेंट ने ज़रूर बताना है और साथ में आपने ये भी बताना है कि क्या बाबर आजम का कम बैक होना चाहिए और नसीम शाह का या नहीं होना चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।